हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम प्लेन मिरर से रिलेटेड नियर अबाउट 12 पॉइंट डिस्कस करा चुके हैं। उस वीडियो को जाकर के देखें पहले एक बार, उसके बाद इस वीडियो को देखें। बहुत सिंपल वीडियो है, सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो मैं इसमें डिस्कस करा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनें। 12 पॉइंट से पहले वाले वीडियो में बच्चों डिस्कस करा चुका हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप उन टॉपिक को, उस वीडियोस को जरा देखें एक बार, वहां से आगे की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 13, 12 पॉइंट में पहले डिस्कस करा चुका हूं प्लेन मिरर से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 13 देखें। ए पर्सन वांट टू सी हिज फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर, then minimum length of plane mirror should be half that of the person, but for this the upper edge of the mirror should be in between head and eye and the lower edge of the mirror should be in between eye and feet। अगर कोई व्यक्ति प्लेन मिरर में अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो प्लेन मिरर की लंबाई उस पर्सन की लेंथ के जस्ट हाफ होनी चाहिए। कंडीशन है प्लेन मिरर का अपर एज ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी इन बिटवीन हेड एंड आई एंड लोअर एज ऑफ मिरर इज इन बिटवीन आई एंड फीट। कोई व्यक्ति, तुमने देखा हो प्लेन मिरर, देखा है ना, जैसे प्लेन मिरर में हम अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं, अपनी पूरी फिगर, पूरी फोटो देखना चाहते हैं प्लेन मिरर में, हम अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं। ड्रेसिंग टेबल देखी है ना? नहीं देखी? देखी होगी। तो पॉइंट ये है मेरे बच्चे कि अगर प्लेन मिरर में कोई व्यक्ति अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो प्लेन मिरर की लंबाई उस पर्सन की लंबाई की ठीक आधी होनी चाहिए। शर्त यह है प्लेन मिरर का ऊपर वाला एज उस पर्सन के हेड और आई के बीच में होना चाहिए और लोअर एज ऑफ प्लेन मिरर आई और उसके फीट के बीच में होना चाहिए। ये कंडीशन लिखी है, पहले आप इसको नोट कर ले। मैं आपको समझा रहा हूं इस पॉइंट को, पहले आप नोट करो इसे, सिंपल सा टॉपिक है। ए पर्सन वांट टू सी हिज फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर। कोई व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, जैसे आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, मान जाओ ये आपका सिर है, ये आपके पैर है, फुट। देन मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी हाफ दैट ऑफ द पर्सन। जैसे आप खड़े हो, ये आपका सिर है, ये आपकी आंख, आई लिख दिया मैंने, ये आपके पैर है। तो आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है किसमें? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर ये रहा, ये प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर की लंबाई इस पर्सन की लंबाई के ठीक हाफ होनी चाहिए और शर्त यह है द अपर एज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का ऊपर वाला जो किनारा है ना, इस पर्सन के सिर और आंख, इन दोनों के ठीक बीच में होना चाहिए। अपर एज ऑफ मिरर is in between head and eye and the lower edge of mirror in between eye and feet। नोट कर लिया? नोट कर लो। ये तो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति का सिर ये रहा, हेड, ये आंख है उसकी, आई, और ये पैर है उसके, फीट। और ये व्यक्ति अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर की जो लंबाई है ना, इस प्लेन मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए इस पर्सन की लंबाई के ठीक आधी हो। शर्त यह है ऊपर वाला प्लेन मिरर का ऊपर वाला किनारा हेड और आई के बीच में होना चाहिए और लोअर एज ऑफ प्लेन मिरर शुड बी इन बिटवीन आई एंड फीट। तभी ये पर्सन अपनी पूरी इमेज प्लेन मिरर में देख सकता है। कैसे देख सकता है ये मैं अभी डिक्टेट कर रहा हूं, पहले इस पॉइंट को नोट किया जाए और अंडरलाइन किया जाए। ए पर्सन वांट टू सी हिज फुल इमेज
इन ए प्लेन मिरर। एक व्यक्ति प्लेन मिरर में अपनी पूरी इमेज देखना चाह रहा है। देन मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी हाफ दैट ऑफ द पर्सन। तो उस प्लेन मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए इस पर्सन की लंबाई के ठीक आधी हो। शर्त यह है बट फॉर दिस अपर एज ऑफ द प्लेन मिरर इज इन बिटवीन हेड एंड आई एंड लोअर एज ऑफ प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का ये तो लोअर एज है और ये प्लेन मिरर का अपर एज है। अपर एज फॉर दिस अपर एज ऑफ प्लेन मिरर शुड बी इन बिटवीन हेड एंड आई एंड लोअर एज ऑफ प्लेन मिरर शुड बी इन बिटवीन आई एंड फीट। लिख दिया मैंने। बट फॉर दिस द अपर एज ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी इन बिटवीन हेड एंड आई एंड द लोअर एज ऑफ द मिरर शुड बी इन बिटवीन आई एंड फीट। नोट कर लीजिए पहले इस पॉइंट को। पॉइंट नंबर 13 को नोट कर लीजिए आप पहले। कोई व्यक्ति प्लेन मिरर में अपनी फुल इमेज देखना चाहता है तो प्लेन मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए उस पर्सन की लंबाई के ठीक आधी होनी चाहिए। शर्त यह है प्लेन मिरर का ऊपर वाला एज हेड और आई के बीच में हो और लोअर एज आई और फीट के बीच में हो। ठीक कैसे हो? ये फिगर में देखो यहां बना रहा, ये कोई पर्सन है मान जाइए आप, जैसे आप खड़े हो यहां पर, ये आपका सिर है हेड और ये आपकी आंख है मान लो आई। ये तो हेड, ये आई, ये आपके पैर फीट, ठीक है ना? ध्यान दो, ये प्लेन मिरर होगा। देखो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, जरा गौर से देखना। यहां से चली रेज, यहां से इस एज से रिफ्लेक्ट हुई, ये रेज जो चली गई तुम्हारी आंख पर यहां पर, ठीक है। और फीड से चलने वाली रेज, यहां से चलने वाली रेज, ये वाली रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच गई आंख पर, ये ठीक है ना? तो जरा गौर से देखो ध्यान से। अगर जैसे मान लो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x होगी बच्चों। भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, तो ये भी x होगी। तो जरा गौर से देखना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली x हो गई। क्लियर है? अरे भाई ये डिस्टेंस x है, ये भी x है और इसके ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस x हो गई। मैं इस डिस्टेंस को y माने ले रहा हूं यहां पर, ये वाली डिस्टेंस y, ये वाली डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से ये भी डिस्टेंस y होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल तो बराबर है ना। तो जरा गौर से देखो, ये डिस्टेंस y है, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस भी y होगी। तो जरा चेक करो ये डिस्टेंस कितनी है? x प्लस वाई। ये डिस्टेंस कितनी है? x प्लस x 2x, और ये y प्लस y ये 2y, ये तो 2x और ये 2y। तो इस पर्सन की लंबाई कितनी हो गई? ये वाली 2x प्लस y। इसका मतलब प्लेन मिरर की लंबाई इस पर्सन की लंबाई के ठीक आधी है। चेक कर लो, बना लो फिगर। इस प्लेन मिरर की लंबाई, प्लेन मिरर की जो लंबाई है ये वाली, इस पर्सन की लंबाई के ठीक हाफ है, क्योंकि यहां पर x प्लस वाई है, यहां पर 2x प्लस वाई है। तो इसका मतलब प्लेन मिरर की लंबाई इस पर्सन की लंबाई की ठीक हाफ है। ठीक है ना? यही बात मैंने लिखी है। ए पर्सन वांट टू सी हिज फुल इमेज इन ए प्लेन मिरर, देन मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी हाफ दैट ऑफ द पर्सन, बट फॉर दिस
द अपर एज ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी इन बिटवीन हेड एंड आई एंड लोअर एज ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी इन बिटवीन आई एंड फीट। ये पॉइंट नोट कर लो बच्चों। कर लिया? कर लिया ना बच्चों नोट? ये पॉइंट नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 14 देखें। बहुत काम का पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी ये, और जब भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी ये आपके द्वारा पूछा जाएगा मेरे बच्चे। पॉइंट नंबर 14, इस पॉइंट को अंडरलाइन करो, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नोट कीजिए, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए रूम। एक व्यक्ति किसी रूम के सेंटर पर खड़ा है, एंड ही वांट टू सी इमेज, फुल इमेज ऑफ रियर वॉल इन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द फ्रंट वॉल। Then minimum length of mirror should be 1/3 that of the rear wall। ये कह रहा है एक व्यक्ति कमरे के सेंटर पर खड़ा है, सेंटर पर खड़ा है, और सामने की दीवार पर एक प्लेन मिरर लगा है। उस प्लेन मिरर में पीछे वाली दीवार की पूरी लंबाई, मतलब रेयर वॉल को फ्रंट वॉल में लगे प्लेन मिरर में पूरी दीवार देखना चाहता है। तो उस प्लेन मिरर की लंबाई उस रेयर वॉल की ठीक 1/3 होनी चाहिए। नोट करो पहले क्या कह रहा है, फिर से समझ लो। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए रूम। एक व्यक्ति किसी कमरे के सेंटर पर खड़ा है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए रूम। किसी कमरे के सेंटर पर खड़ा है पर्सन। He want to see full image of rear wall in a plane mirror fixed on the front wall. Then minimum length of mirror should be 1/3 that of the rear wall। एक व्यक्ति कमरे के सेंटर पर खड़ा है और ये व्यक्ति इस रेयर वॉल का फ्रंट वॉल में लगे प्लेन मिरर में इस रेयर वॉल की फुल इमेज इस मिरर में देखना चाहता है। तो इस प्लेन मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए इस रेयर वॉल की ठीक 1/3 होनी चाहिए। अगर रेयर वॉल की लंबाई x है तो इस प्लेन मिरर की लंबाई x/3 होनी चाहिए। ये पॉइंट को पहले नोट करो, ये फिगर मैं यहां बना के दिखाता हूं, पहले इस लाइन को नोट कीजिए आप। एक व्यक्ति कमरे के सेंटर पर खड़ा है और कमरे के सामने की दीवार में लगे प्लेन मिरर में इस पीछे वाली दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता है इस मिरर में। तो इस मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए इस पीछे वाली दीवार की 1/3 होनी चाहिए। प्लेन मिरर की लंबाई 1/3 होनी चाहिए इस रेयर वॉल की, ठीक है ना? यही बात मैंने ऊपर नोट किया है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए रूम, ही वांट टू सी फुल इमेज ऑफ रेयर वॉल in a plane mirror fixed on the front wall, then minimum length of the mirror should be 1/3 that of the rear wall। एक व्यक्ति, जैसे मैं कमरा बना रहा हूं यहां पर, बड़ा सा बना दिया बच्चों, ये रहा, चेक कर लो। और एक व्यक्ति कमरे के सेंटर पर खड़ा है, यहां पर है, उसकी आंख मान जाइए आप, और इस ध्यान देना मेरी बात पर बच्चों, इसकी सामने वाली दीवार पर यहां पर एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, ये रहा, मान जाओ ये प्लेन मिरर है, ये रहा। और ये व्यक्ति इस रेयर वॉल का क्या बेटा, ये तो फ्रंट वॉल और ये रेयर वॉल, ये वाली कौन सी, पीछे वाली दीवार है, ठीक है। एक व्यक्ति कमरे के सेंटर पर खड़ा है और इसके सामने वाली दीवार में लगे प्लेन मिरर में इस पीछे वाली दीवार की फुल इमेज देखना चाहता है इस मिरर में। तो इस मिरर की लंबाई इस रेयर वॉल की 1/3 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए ये मैं समझा रहा हूं, देखो ये सेंटर पर है, तो यहां से चलने वाली रेज, यहां से चलने वाली रेज देखो, यहां से चलने वाली रेज इस वाली
दीवार से, ऐसे आएगी और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख में जानी चाहिए यहां पर, तभी तो दीवार का ये वाला सिरा दिखेगा उसे, ऐसे। और यहां से चलने वाली रेस ये वाली रेस यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ये आंख तक पहुंची, इसकी आंख तक। तो ये पूरी दीवार इस व्यक्ति को इस मिरर में दिखने लगेगी। शर्त यह है कि ये सेंटर होना चाहिए, यहां तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर हो। जरा देखो, जरा मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, इसको ठीक 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं बच्चों। देखो यहां देखिएगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट बना रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। देखिएगा ये एंगल बराबर इस एंगल के है कि नहीं है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर इसके है, ये डिस्टेंस बराबर इसके, ये एंगल बराबर इसके, ठीक है ना। ये एंगल दोनों 90-90 है, तो मेरे ख्याल से ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर होगी। देखो ये डिस्टेंस बराबर इसके है, ये डिस्टेंस बराबर इसके है, और ये डिस्टेंस बराबर इसके है, चेक कर लो ठीक से। ये इक्वल इसके है, इसको मैं x मान रहा हूं, इसको x मान रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस, ये x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। ये x है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, ये x तो ये भी x और ये भी x। ये डिस्टेंस x है यहां तक की, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, चेक करो। तो इस प्लेन मिरर की लंबाई कितनी हो गई, ये 2x, और इस दीवार की लंबाई देखो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5 6, इस दीवार की लंबाई मेरे ख्याल से 6x हो गई। ये 6x है और प्लेन मिरर की लंबाई कितनी है, 2x। इसका मतलब प्लेन मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए इस रियल वॉल की, ये कितनी है, 6x है, ये 2x है। मेरे ख्याल से ये प्लेन मिरर की लंबाई जो है इस रियल वॉल की ठीक 1/3 है। चेक कर लो और बना लो। शर्त ये है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। बना लीजिए फिगर, आप पहले फिगर बना लो ठीक से, तभी समझ आएगा आपको। बना लिया मेरे बच्चे, अब तो क्लियर हो गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे बच्चे। ये पॉइंट यहां पर आंख है हमारी, एक व्यक्ति किसी कमरे के सेंटर पर खड़ा है, ये आंख है हमारी सेंटर पर यहां पर, और इस कमरे के सामने वाली दीवार पर एक प्लेन मिरर लगा है, और इस प्लेन मिरर में इस रेयर वॉल की पूरी इमेज देखना चाहता है। तो इस फ्रंट वॉल पर लगे प्लेन मिरर की लंबाई रेयर वॉल की ठीक 1/3 होगी इस रेयर वॉल की लंबाई से, ठीक है। फिगर बना लो, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। पॉइंट नंबर 15 देखिएगा, बहुत बेहतरीन और मजेदार पॉइंट है बच्चों, नोट कीजिए आप इसे। 2 प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल पर रखे हैं, क्या बेटा, 2 प्लेन मिरर्स are inclined by an angle theta and n is total number of images formed of an object। 2 प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट की बनने वाली नंबर ऑफ इमेज, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एक प्लेन मिरर तो ये रहा, इसको m1 कह दो और इसको m2 कह दो, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो बनने वाली किसी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी। शर्त यह है इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन दीज 2 मिरर्स, ये 2 मिरर हैं और इनके ठीक सिमेट्रिकली का मतलब ठीक बीच में, सिमेट्रिकली का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस मिरर से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर इस मिरर से होना चाहिए। सिमेट्रिकली का मतलब है दोनों मिरर से इसकी पोजीशन सेम है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहलाता है ये। तो इस ऑब्जेक्ट की इन दोनों मिरर से बनने वाली नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट n बराबर 360/θ-1,
ये फॉर्मूला केवल तभी लगावेंगे कब, जब ये ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के ठीक बीच में हो, सिमेट्रिकली रखा हो। सिमेट्रिकली का मतलब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से जितनी दूरी पर है, इस मिरर से भी उतनी ही दूरी पर हो। सिमेट्रिकली का सेंस ये है। तो इस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज इन दोनों मिरर से कितनी होंगी, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे n बराबर 360/θ-1। ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 0, मतलब दोनों दो प्लेन मिरर पैरेलल होते, थीटा 0 लिखो, 0 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी मेरे बच्चे, थीटा 0 होगा तो नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी होंगी। दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, इन्फिनिटी। इस फॉर्मूले में लगा दो। और अगर थीटा दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 72 डिग्री है तो 72 यहां लिखो, 72 से 360 को डिवाइड करोगे तो 5 बार डिवाइड होगा, 360/720 तो ये रहा। तो नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360/72 -1। 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड होगा, -1। तो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी 4। और अगर दो मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों, n बराबर कितना होगा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर हैं, दो मिरर एक दूसरे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 यहां डालो, 360/90, 4 - 1 ये रहा। नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, 3। दो प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एक ऑब्जेक्ट की 3 इमेज दिखेंगी। भाई एक मिरर एक इमेज बनाता है, दो मिरर हैं तो इमेज 2 बननी चाहिए ना। तो यहां तो 3 दिख रही हैं, यहां 5 दिख रही हैं, 4 दिख रही हैं, तो इसका मतलब एक मिरर एक इमेज बनाता है, तो दो मिरर 2 इमेज बनाएगा। और यहां पर इमेज 4 हैं तो 2 इमेज कौन सी हैं, वो मल्टी रिफ्लेक्शन से बनेंगे। मल्टी रिफ्लेक्शन का मतलब एक मिरर में जो आपकी इमेज बन रही है वो इमेज दूसरे मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसे मल्टी रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसे मल्टी रिफ्लेक्शन से इमेज बनेंगे। यहां पर दो मिरर 90 डिग्री पर हैं तो नंबर ऑफ इमेज 3 बन रही है। दो मिरर 2 इमेज बनाते हैं और बन रही है 3। इसका मतलब एक मिरर की जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये बात क्लियर है। और अगर थीटा 120 है मेरे बच्चे, थीटा कितना है 120, तो नंबर ऑफ इमेज n बराबर 360/120 - 1 डिवाइड कर देंगे, 3 - 1 मतलब बनेंगे इमेज 2। ठीक है। तो इसका मतलब जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, थीटा एंगल पर हैं, और दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है। सिमेट्रिकली का मतलब दोनों मिरर से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बराबर बराबर है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो n की वैल्यू में भी इवन और ऑड, इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। यहां पर n का मान ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। जैसे यहां पर नंबर ऑफ इमेज कितनी है, 4, यहां पर कितनी है 3, यहां पर कितनी है 2। तो इसका मतलब n की वैल्यू सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। सेकंड केस देखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन टू मिरर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है, सिमेट्रिकली नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसे एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, ध्यान देना मेरी बात पर, ये एंगल थीटा है और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस मिरर से ज्यादा दूरी पर है, इसके पास में है, ये नॉन सिमेट्रिक हो गया। नॉन सिमेट्रिक हो गया तो n की वैल्यू फिर ऑड लेते हैं। अगर 360/θ, अगर इस वाले 360 n बराबर 360/θ से इवन वैल्यू आ गई, कैसी वैल्यू आ गई, इवन, तो 360/θ -1 से फिर क्या आएगी, ऑड। तो आंसर हमारा कौन सा माना जाएगा, ऑड माना जाएगा। और अगर इसी से ऑड आ रहा है तो 360/θ -1 लगाएंगे, फिर इसी को लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे थीटा की वैल्यू 90 है तो 360/90, तो n की वैल्यू 4 आ रही है, इवन आ रही है ना,
लेकिन लिखेंगे हम आंसर ऑड, तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना तो आंसर हमारा 3 लिखा जाएगा, क्योंकि आंसर ऑड आना चाहिए। यहां पर लिख दिया मैंने यार n इज ऑलवेज ऑड नंबर। क्या बेटा, चाहे वो ऑड वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से आए चाहे इससे आए, अगर इससे ऑड आ रहा है तो यही आंसर सही है, और इससे अगर इवन आ रहा है तो फिर इससे ऑड आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा रखा जाएगा, n की वैल्यू ऑड होगी। बस शर्त यह है ऑब्जेक्ट कैसा है, नॉट सिमेट्रिकली। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स देन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1 या फिर और n इक्वल टू 360 बाई थीटा। अगर इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू इवन आ रही है तो फिर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और अगर इसी से ऑड आ रहा है आंसर तो फिर सही है, इससे निकालो या इससे निकालो, जिस फॉर्मूले से n की वैल्यू ऑड आए वही आंसर सही माना जाएगा नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए। अगर थीटा की वैल्यू जैसे 0 है तो 360 बाई थीटा माइनस 1 लगाओ या 360 बाई थीटा लगाओ, तो n की वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी, थीटा 0 लिखने पर। तो जैसे n की वैल्यू 72, n की वैल्यू 72 लिखो पहले इस वाले फॉर्मूले में, 360 बाई थीटा 72 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 5 आ रहा है, तो ऑड है, ये आंसर सही है। n की वैल्यू ऑड है, ये आंसर सही है, मैंने सही का टिक किया है। और अगर थीटा की वैल्यू जैसे 90 है और हमने ये फॉर्मूला लगाया 360 बाई 90 तो आंसर 4 आ रहा है, इवन है, तो ये नहीं माना जाएगा आंसर। तो फिर किससे निकालोगे इसे, 360 बाई थीटा माइनस 1 से निकालोगे, 360 बाई 90 माइनस 1, तो रिजल्ट आएगा आपका 3, ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है ना। अगर थीटा की वैल्यू जैसे 120 है तो 360 बाई थीटा वाला ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 360 बाई 120 तो वैल्यू 3 आ रही है, आंसर सही है। ये बात क्लियर है ना। चलो बच्चों आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, काम का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16। जरा गौर से देखिएगा, सिंपल सा टॉपिक है। इन ए थिक प्लेन मिरर, इन ए थिक प्लेन मिरर infinity images of an object are formed and the second image is most bright। पॉइंट नंबर 16 को विशेष ध्यान से देखिएगा और बड़े काम की चीज लिखी हुई बच्चों। पॉइंट नंबर 16 नोट कर लो इसे, पहले तो आप इसे नोट करो। नोट कर लिया। इन ए थिक प्लेन मिरर infinity images of an object are formed and second image is most bright। थिक प्लेन मिरर से नंबर ऑफ बनने वाली नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी होती है बच्चों। मोटे प्लेन मिरर से किसी एक ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी होती है, और दूसरे नंबर वाली जो इमेज होती है, सेकंड इमेज जो होती है, वो सबसे मोस्ट ब्राइट का मतलब उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है ये मैं समझा रहा हूं आपको, पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लो। इन ए थिक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मोटा है, इन्फिनिटी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म, किसी एक ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज कैसी होंगी, इन्फिनिटी होंगी, एंड सेकंड इमेज इज मोस्ट ब्राइट, दूसरे नंबर वाली इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटेड होती है, सबसे ज्यादा चमकीली होती है, मींस सेकंड इमेज की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। नोट कर लिया, पहले नोट कर लीजिए आप इस पॉइंट को, नोट कर लिया होगा। अब फिगर देखिए आप इसका, प्लेन मिरर बना रहा हूं, ये थिक प्लेन मिरर, थिक प्लेन मिरर से नंबर ऑफ इमेज किसी ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की इमेज अनंत बनती है, इन्फिनिटी इमेजेस बनती है। मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले रहा हूं बच्चों, इधर मैं पॉलिश पार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। ये ऑब्जेक्ट है, इससे चलने वाली रेज ये गई, ये सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस ये वाली है, इधर से पॉलिश की है, तो ये वाली थिकनेस हो गई ना, ये थिकनेस मैं इसकी टी माने ले रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। इसकी थिकनेस मैंने टी मान ली है बच्चों, ध्यान देना। यहां से चलने वाली रेज, यहां से क्या होगा, इसका पार्शियली रिफ्रैक्शन और पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा।
भाई इस पर तो सर इसके अंदर तो पॉलिश नहीं हो रही, पॉलिश तो बाहर हो रही है ना यहाँ पर, तो यहां से रेज लाइट अंदर ज्यादा जाएगी, रिफ्रैक्ट ज्यादा होगी, अंदर ज्यादा चली जाएगी लाइट, और यहां से रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। ये जो रिफ्लेक्शन होगा ना, ये मात्र 15% रिफ्लेक्शन होगा, 15% रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहां पर सरफेस पर पॉलिश नहीं है, और 85% लाइट इधर चली गई, ये 85% रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन तो 85% हुआ, रिफ्लेक्शन मात्र 15%। और इस वाले सरफेस के रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही है ये वाली, ये पहले नंबर वाली, ये यहां से पहले सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉन पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये पहले नंबर वाली इमेज है, क्योंकि ये 15% केवल लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई है और 85% लाइट अंदर चली गई। अब ये पॉलिश सरफेस से टकराई लाइट, तो यहां से पॉलिश्ड सरफेस है, तो यहां से तो बाहर लाइट निकलेगी नहीं, तो यहां से 85% लाइट यहां गिरी है, तो यहां से रिफ्लेक्शन 85% लाइट का रिफ्लेक्शन होगा यहां से। तो इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, इस वाले सरफेस से, इससे बनने वाली जो इमेज दूसरे नंबर वाली है, ये मोस्ट ब्राइट इमेज बनेगी, मोस्ट ब्राइट। अब यहां से ये तो 85% लाइट इधर आ गई, यहां टकराई, तो यहां से क्या होगा देखो जरा, यहां पर पॉलिश तो हो नहीं रही है बाहर, तो यहां से रिफ्लेक्शन ये 85 का 15% रिफ्लेक्शन होगा। ये जो कितना है 85, भाई ये 85% थी, ये 100% रिफ्लेक्ट होगी, तो ये 85% रिफ्लेक्शन होगा, इसकी इंटेंसिटी 85% होगी यहां पर। अब इस 85% जो इंटेंसिटी है, इस 85 का 15% रिफ्लेक्ट होगी यहां पर केवल, ये 85 की 15% इंटू 15%, इसका 15% होगी, बहुत कम होगा ही, और अधिकांश लाइट का क्या होगी, इससे बाहर आ जाएगी। तो ये जो 85 की 15% है, तो ये तो बहुत कम रह गई लाइट की इंटेंसिटी। यहां से फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, तो इस रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी तीसरे नंबर वाली, इसकी इंटेंसिटी इस फर्स्ट वाली से भी कम होगी, ठीक है ना। और इस तरह से यहां पर फिर ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन, मल्टी रिफ्लेक्शन ऐसे ही होता चला जाएगा, यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा, ये बनेगी चौथे नंबर वाली इमेज, ठीक है। सेम प्रोसीजर, यहां से ये रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे यहां से जो इमेज बनेगी, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी आगे चलकर, लेकिन सेकंड इमेज जो बनेगी वो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट ब्राइट इमेज बनेगी सेकंड वाली इमेज, ठीक है। थिक प्लेन मिरर का मतलब मोटे प्लेन मिरर से नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती है, इन्फिनिटी, और सेकंड वाली इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटेड होती है। उसका कारण मैंने लिख दिया है, ये आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, चलिएगा पॉइंट नंबर 17 देखिएगा, बहुत जरूर से ज्यादा काम का पॉइंट लिखा है पॉइंट नंबर 17 बच्चों। पहले इस फिगर को बना लीजिए, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है मैं आपको समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 17, ये है दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 है। क्वेश्चन मेरा ये है, एक प्लेन मिरर पर आने वाली रे, ये वाली रे, इससे रिफ्लेक्शन के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और ये सेकंड मिरर से फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो ये सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट मिरर पर जो इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल होती है। ये वाली रे डेफिनेटली इसके पैरेलल होगी, ये किसी भी एंगल पर आ जाए तो रिफ्लेक्टेड ये वाली रे इस वाली रे के क्या होगी, पैरेलल होगी डेफिनेटली। शर्त ये है कि दोनों प्लेन मिरर कितने एंगल पर हो, 90 डिग्री पर हो। उस केस में इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, इस वाले थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, तो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट मिरर पर आने वाली रे के जस्ट पैरेलल होगी जब दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 पर हैं। तब क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच
रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम सेकंड मिरर इज पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। ये थीटा की वैल्यू क्या हो जिससे सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट मिरर पर इंसिडेंट रे के पैरेलल हो। शर्त ये है दोनों कि यहां पर दोनों मिरर 90 डिग्री पर होने चाहिए। तो देखिएगा मैं यहां पर फिगर बना रहा हूं, देखो दो मिरर है, ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर, ये एंगल 90 है मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर। पहले मिरर पर आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जो होगी ना ये वाली, ये एक ध्यान देना, ये वाली रे इसके पैरेलल होगी और ये वाली रे इसके पैरेलल तब होगी जब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो कैसे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और ये एंगल 90 होता है पूरा, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ थीटा हुआ, पक्का चेक कर लो। तो ये थीटा है और ये पूरा 90 है तो ये कितना हुआ, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा ये वाला एंगल। और ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो ये कितना हुआ थीटा हुआ, ये थीटा हुआ। और ये एंगल दोनों बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो डेफिनेटली ये वाली रे इस वाली रे की क्या होगी, पैरेलल होगी। शर्त ये है कि दोनों प्लेन मिरर कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर होने चाहिए। क्लियर है। तो इस थीटा की वैल्यू मान लो इस थीटा की वैल्यू मान लो 20 डिग्री है, तो ये 20, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 70 और ये 70, तो ये भी 20 होगा। मैं नहीं मानना इसको 20, मैं तो 30 मानूंगा। 30 तो ये भी 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये 30, ये कितना होगा 60, ये 60, ये 60, तो ये भी 30 होगा, तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू कुछ भी हो, इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे की पैरेलल होंगी। शर्त यह है कि दोनों मिरर कैसे होने चाहिए 90 डिग्री पर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन और देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो ये वाला, इसकी फोटो बनाओ। क्वेश्चन क्या है मैं समझा रहा हूं आपको। दो प्लेन मिरर ये देख रहे हैं आप, एक दूसरे से थीटा एंगल पर है। क्वेश्चन ये है फर्स्ट मिरर पर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, पहले मिरर पर फर्स्ट मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे बच्चे, दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर है। एक प्लेन मिरर ये रहा, एक प्लेन मिरर ये रहा, ये एंगल थीटा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट मिरर पर आने वाली रे इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री बना रही है। क्वेश्चन ये पूछा उसने कि सेकंड मिरर से रे जो रिफ्लेक्ट होगी ये वाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। ये फर्स्ट मिरर है, ये तो फर्स्ट मिरर है और ये सेकंड मिरर है। तो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट मिरर के अगर पैरेलल है तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट मिरर पर उसने क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री। देखो ये वाली रे इस मिरर के पैरेलल है, ऐसा तभी होगा जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। पहले तो ये समझ लो, और बराबर होगा ये एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये थीटा होगा तभी ये वाली रे इस मिरर के पैरेलल हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ,
ये होगा थीटा। ये 45 है, ये भी 45, ये नॉर्मल है तो ये एंगल भी 45। जरा चेक करो, ये प्लस ये थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 45 बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 45 डिग्री, 135 डिग्री। 2 थीटा बराबर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 67.5 डिग्री। ये रहा रिजल्ट। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो उस केस में इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा क्या होगा, निकल आएगा थीटा। और क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ लेता है, यहां पर फाइंड आउट द डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ सकता है। यहां से एंगल ऑफ डेविएशन पूछेगा, दो मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है 360 माइनस 2 थीटा, जहां पर थीटा दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर टोटल डेविएशन कितना होगा, इस मिरर से और इस मिरर से टोटल डेविएशन के लिए, दो प्लेन मिरर से टोटल डेविएशन के लिए फॉर्मूला है ये 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। इन दिस रिलेशन थीटा इज एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर। तो इस थीटा की वैल्यू यहां से हटा के यहां डाल दो तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां से आ गया 360 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा तो ये रहा 135, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। कितना आ गया 225 डिग्री। ये एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा यहां पर। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है ये पॉइंट। चलिएगा पॉइंट नंबर 18 नोट करें, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम सिंगल प्लेन मिरर। सिंगल प्लेन मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन कहीं क्वेश्चन में पूछा है अगर आपसे, तो फॉर्मूला ये होता है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम सिंगल प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है मैं यहां पर बना रहा हूं इसे, एक प्लेन मिरर है ये वाला, इस पर इंसिडेंट रे ये रही। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रेज तो सीधी चली जाती ना ऐसे, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गई है ऐसे, तो अपने रास्ते से इतना डेविएट हो गई। ये डेविएशन कितना होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है उसने, तो डेविएशन के लिए ये एंगल कितना होता है भाई, ये वाली रेज ऐसे आ रही थी, प्लेन मिरर नहीं होता तो सीधी चली जाती, तो अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गई, ये एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180, ये कितना है थीटा, ये 2 थीटा, तो ये डेल्टा कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा। बट इन दिस रिलेशन थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। इस फॉर्मूले में यहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एक प्लेन मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है, और दो प्लेन मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू 2 प्लेन मिरर डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। बट इन दिस रिलेशन थीटा इज एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर। यहां पर थीटा क्या है मेरे बच्चे, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है। एक प्लेन मिरर जैसे ये वाला है और एक प्लेन मिरर ये वाला है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। जैसे ये रेज आई कोई, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद मान लो इधर चली गई, ठीक है ना। तो यहां से डेविएशन होगा ये वाला Δ1, ये वाला, और ये रेज जैसे जानी चाहिए थी, तो यहां से डेविएशन हुआ Δ2। तो टोटल डेविएशन थ्रू 2 प्लेन मिरर डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, और ये इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो
इस रिलेशन में ये जो थीटा देख रहे हैं, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल होता है थीटा। ये रिलेशन मैंने यहां लिख दिया है। एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू टू प्लेन मिरर डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, बट इन दिस रिलेशन थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। क्लियर? क्वेश्चन दिया हुआ है एक, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। एक प्लेन मिरर है, उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो ये पूछा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम सिंगल प्लेन मिरर रिजल्ट है 180 माइनस 2 थीटा। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहां पर थीटा की जगह 30 लिख दो, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल आएगा। ठीक है ना? डेल्टा क्या है यहां पर? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना? ठीक है ना? इंसिडेंट रे, ये जो डेविएशन देख रहे हैं आप, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है ये। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है डेल्टा। ये जो डेल्टा है, आप कहोगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, तो ये कहलाएगा भाई ये जो डेविएशन है, दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। भाई इंसिडेंट रे तो ये वाली है ना, तो इंसिडेंट रे ये और रिफ्लेक्टेड रे ये, तो ये तो दोनों के बीच का एंगल ये होना चाहिए कायदे से, तो ये थोड़ी एंगल होगा। ये तो इंसिडेंट रे तो इधर आ रही है और रिफ्लेक्टेड इधर जा रही है, तो इंसिडेंट रे को तो ऐसे स्लाइड करोगे ना, ये एंगल लेंगे ना भाई। टेल टू टेल एंगल लेते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। जैसे वेक्टर में पढ़ा हुआ है आपने, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। जैसे एक लाइट रेज, तो इंसिडेंट ये, रिफ्लेक्टेड ये रेज ऐसे जानी चाहिए थी, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअल में इस वेक्टर को नीचे स्लाइड कर दो, स्लाइड कर दो, तो इस वेक्टर को जब नीचे स्लाइड करोगे तो इस रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, तो ये तो रे इधर गई और ये स्लाइड कर देंगे तो नीचे आ जाएगी, तो ये रे तो मैंने कहा ये वाली तो ये रही, ये वाली रे तो, और इसको स्लाइड कर दो नीचे तो ये वाली रे ये आ जाएगी। ये तो इंसिडेंट स्लाइड करके मैंने यहाँ ले आया यहाँ पर, और ये रिफ्लेक्टेड, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल ये वाला डेल्टा है, ये एंगल है ये वाला एंगल। ठीक है ना? जिसे डेविएशन बोल रहे हैं आप। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और बच्चों, बहुत सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक कैमरा इज एट 3 मीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर। कोई कैमरामैन खड़ा हुआ है किसी प्लेन मिरर के सामने 3 मीटर की दूरी पर। एक कैमरामैन और कैमरा इज एट 3 मीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर। फॉर व्हाट डिस्टेंस ऑफ कैमरामैन शुड बी फोकस्ड टू फोटोग्राफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट डिस्टेंस 2 मीटर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के आगे 3 मीटर की दूरी पर एक कैमरामैन खड़ा हुआ है यहां पर, और इस प्लेन मिरर के आगे ये कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से 2 मीटर की दूरी पर है, और ये कैमरामैन इस प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसकी इमेज बन रही है इधर, इस इमेज की फोटो लेना चाहता है। कौन? ये कैमरामैन। तो ये पूछा है उसने, कैमरामैन इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको फोटोग्राफ करने के लिए कितनी दूरी पर फोकस करेगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से समझ लो, ये कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के आगे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट O, और ये प्लेन मिरर से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं प्लेन मिरर के आगे, प्लेन मिरर के आगे मैं 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, प्लेन मिरर आ गया है और उसके पीछे मैं, उसके आगे मैं खड़ा हूं 2 मीटर की दूरी पर, और अपनी फोटो, अपनी इमेज देख रहा हूं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? यहां पर 2 मीटर पर बनेगी ना, यहां पर 2 मीटर पर बन जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है इमेज उतनी पीछे बनती है। अब वो ये कह रहा है कि प्लेन मिरर के सामने, इस प्लेन मिरर के सामने यहां पर कोई कैमरामैन खड़ा है। क्या बेटा? कैमरामैन खड़ा है। क्या बेटा? यहां पर कोई कैमरामैन खड़ा हुआ है यहां पर,
और इस कैमरे के अंदर ये कैमरा मैन की डिस्टेंस, कैमरे की दूरी इस वाले प्लेन मिरर से 3 मीटर बता रहा है। अब ये कैमरा मैन इस वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है इसकी फोटो खींच रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कैमरा मैन इस कैमरे को कितनी दूरी पर, इसकी फोटो खींचने के लिए कितनी दूरी पर फोकस करना पड़ेगा। तो देखो कैमरा मैन का जो लेंस है ना, कैमरे का लेंस इस इमेज से कितनी दूरी पर है, तो ये वाली डिस्टेंस तो 2 मीटर हो गई, और कैमरे के लेंस की दूरी कितनी है, ये वाली 3 मीटर। तो कितनी दूरी के लिए फोकस करेगा कैमरे का लेंस इस वाली, क्योंकि कैमरे के लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट को, इसको ऑब्जेक्ट मान रहा है ना वो, तो फोटो तो इसकी खींच रहा है ना वो, कि इसकी खींच रहा है भाई। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, यहां पर इस इमेज की फोटो खींच रहा है कैमरा। तो कैमरे का लेंस इस इमेज से कितनी दूरी पर है, तो 3 मीटर तो ये और 2 मीटर ये। तो इसका मतलब कैमरे के लेंस को उसे कितनी दूरी के लिए फोकस करना पड़ेगा, 5 मीटर के लिए। यही पूछा है। A cameraman is at 3 meter from a plane mirror. For what distance of camera should be focused to photograph image of the object? और ऑब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट डिस्टेंस 2 मीटर। यहां पर नोट कर लेना, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर ऐसे लिख दो। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के आगे 2 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, इस इमेज का ये कैमरे से हम फोटो ले रहे हैं, और कैमरा प्लेन मिरर से 3 मीटर की दूरी पर है। तो कैमरे को कितनी दूरी पर फोकस करना पड़ेगा, तो कैमरे के लेंस से ये कितनी दूरी पर, ये पता कर लो। प्लेन मिरर के आगे ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर है, तो इमेज 2 मीटर बनेगी। प्लेन मिरर के पीछे 2 मीटर तो ये, और प्लेन मिरर कितनी दूरी पर है, प्लेन मिरर से कैमरा 3 मीटर की दूरी पर है। तो कैमरे का लेंस जो है इस ऑब्जेक्ट के लिए एक तरह से 5 मीटर की दूरी पर हो गया ना। कैमरे का जो लेंस फोकस करना पड़ेगा कितनी दूरी के लिए, 5 मीटर डिस्टेंस के लिए फोकस करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने फिगर बना दिया है। बना लिया बच्चों। एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, एक पॉइंट और लिख दिया बच्चों, नोट करके यहां पर मैंने स्पेशल नोट, बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ। मतलब फोटो जो खींच सकते हैं हम, चाहे इमेज रियल हो चाहे वर्चुअल हो, फोटो हम किसी की भी खींच सकते हैं। ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल है बच्चों, यहां पर जरा चेक कर लें इसे। इमेज ऑफ ए वॉच इन ए प्लेन मिरर रीड्स 3.4, 3:40। वॉच की बात कर रहा हूं। इमेज ऑफ ए वॉच इन ए प्लेन मिरर रीड्स 3:40। व्हाट इज करेक्ट टाइम? करेक्ट टाइम पूछ रहा है। किसी वॉच में जो इमेज बन रही है उस इमेज की रीडिंग कितनी है? वॉच तो समझते हो, घड़ी। घड़ी में जो टाइम देख रहे हो ना आप, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख रहे आप। घड़ी के सामने क्या लगा दिया आपने? एक प्लेन मिरर लगा दिया। घड़ी के सामने आपने मान जाइए एक प्लेन मिरर लगा दिया, और प्लेन मिरर में देख करके हम इस प्लेन मिरर में देख के देखो इस घड़ी की इमेज बन रही है प्लेन मिरर में। ऐसे प्लेन मिरर में घड़ी की इमेज बन रही है, और प्लेन मिरर में घड़ी की इमेज देख करके हम उस मिरर में इमेज देख रहे हैं घड़ी की, और उसमें इमेज दिख रही है। इमेज में टाइम जो दिख रहा है वो रीड कर पा रहे हैं, वो रीड किया आपने 3:40। तो ये पूछ रहा है कि करेक्ट टाइम अगर हम घड़ी का देखें तो करेक्ट टाइम कितना होगा? तो जो रीडिंग प्लेन मिरर से आ रही है ना, करेक्ट टाइम देखने के लिए इसको 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, से 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना? मिरर मेथड है ये, ठीक है ना? क्या बेटा? करेक्ट टाइम को 12 में से ऑब्जर्व टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 में से 340 सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 माइनस करोगे 340, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? 12 में से 340 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे? इसके 12 को लेना पड़ेगा आपको इधर 60, 1 आवर इधर ले लिया तो 60 मिनट, माइनस 340, 60 में से 40 गया तो 20, 11 में से 3 गया तो 8, तो करेक्ट टाइम है 8:20। सब्ट्रैक्ट करना जानते हो टाइम को?
12 में से 340 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा 8:20 ये आंसर आएगा। क्लियर है? यस। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा, सिंपल सा और बहुत छोटा सा, बहुत बढ़िया सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ए प्लेन मिरर is at 20 meter from the base of a tower. The angle between top of tower and its image in a plane mirror is 90 degree. कितने डिग्री? 90 डिग्री। What is the height of tower? ये क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे, एक कोई टावर है, टावर समझते हो ना, कोई पहाड़ी मान लो कोई, और इस पहाड़ी, इस टावर के बेस से 20 मीटर की दूरी पर यहां पर कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है। ये कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है, मान जाइए आप, यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है, और इस प्लेन मिरर पर आने वाली लाइट रे, ये इंसिडेंट रे, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। इस प्लेन मिरर में ये जो टार है, यहां से आने वाली लाइट रेज ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई, तो ऐसा लगेगा इसको, ऑब्जर्वर को, यहां से जो देख रहा है इसको, तो ऐसा लगेगा कि ये रेज यहां से आ रही है। इसका मतलब इस टार की ये इमेज बनेगी यहां पर। मान लो टार की हाइट h है और ये पूछ रहा है, ये इंसिडेंट रे, ये कह रहा है क्या बेटा, द एंगल बिटवीन the top of tower and its image in plane mirror is 90 degree। ठीक है ना? ये एंगल क्वेश्चन में दे रखा है उसने 90 डिग्री, ये पूरा एंगल दे रखा है 90 डिग्री। टावर के टॉप और इमेज के टॉप, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बता रहा है। ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 45 हो जाएगा ना, ये वाला एंगल तो 45 डिग्री हो गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी दी है? 20 मीटर। ये कितनी है? h/20 परपेंडिकुलर बाई बेस, मेरे ख्याल से tan थीटा होता ही, tan 45, ये एंगल 45 हो गया ना, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हाइट ऑफ टार 20 मीटर आ गई। क्लियर? नोट कर लिया मेरे बच्चे? कर लिया? नोट कर लिया? एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत सिंपल सा और छोटा सा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों, नोट कीजिए। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड बाई एन एंगल थीटा, ray incident on first mirror is parallel to second mirror and ray reflected from second mirror is parallel to first mirror, then find out the value of theta। क्वेश्चन ये बोला है मेरे बच्चे, ध्यान दो, एक प्लेन मिरर ये रहा और एक प्लेन मिरर ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा बता रहा है। ये तो फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर। फर्स्ट मिरर पर इंसिडेंट रे, ये वाली रे, फर्स्ट मिरर पर, ये फर्स्ट मिरर मान लो, ये वाला तो फर्स्ट मिरर है, और ये सेकंड मिरर मान लो। ये कह रहा है इंसिडेंट रे ऑन फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू सेकंड मिरर, पहले मिरर पर आने वाली रे सेकंड मिरर के पैरेलल है, ये वाली रे इसके पैरेलल है, और ये रे इसके पैरेलल तब होगी जब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो। अब यहां से क्या हुआ है? इसका रिफ्लेक्शन हुआ है ऐसे, ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे। रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड मिरर से, इस सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के ये रेज गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड रे, रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू फर्स्ट रे। ये सेकंड रे मिरर से रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रे सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है
वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल है, और ऐसा तब होगा जब ये एंगल इसके बराबर हो। क्लियर हो गई होगी बात, मैं जहां तक समझ रहा हूं। ये कह रहा है इंसिडेंट रे ऑन फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू सेकंड मिरर। ये वाली रे इसके पैरेलल तब होगी जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, और ऐसा तब होगा, ये वाली रे फर्स्ट मिरर के पैरेलल तब होगी जब ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो। तो उस केस में थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, जरा गौर से देखो। ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, थीटा, क्योंकि ये पूरा 9, भाई ये नॉर्मल है ना, ये तो 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। अब यहां चेक करो, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना हुआ, ये थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा बराबर कितना हो गया, 180, 360 नहीं 180। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा इक्वल टू 180, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटे, 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री होगा। ये रहा रिजल्ट। फिगर मैंने ये बना दिया है, ये फिगर मैंने यहां बनाया हुआ है, नोट कर लीजिए आप। मैं जहां तक समझता हूं, जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे जहां तक है। आप इसको रिवाइज करें ठीक से 1-2 बार, एक बार रिवाइज करेंगे, कॉपी पर नोट कर लेंगे, फिर कॉपी से रिवाइज करें, तो प्रॉब्लम मैं जहां तक समझता हूं नहीं आएगी। आप रिवाइज जरूर करें बच्चों। यहां से आगे का टॉपिक बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में हम 2 मिरर पढ़ाएंगे आपको, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।